बच्चों, हम इस वीडियो में जानेंगे साइंस चैप्टर 5 क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के मस्ट डू मॉड्यूल को। हम ये जो वीडियो है इस चैप्टर को 100% कवर नहीं करती है, पर हाँ इस चैप्टर का जो मस्ट डू मॉड्यूल पार्ट है उसको ये 100% कवर करती है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का रिवीजन मस्ट डू मॉड्यूल का। और मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबराइनर की। डॉबराइनर ने ही सबसे पहला एफर्ट किया था बच्चों। डॉबराइनर ने ही सबसे पहला एफर्ट किया था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस चैप्टर के जो एक फुली कॉन्सेप्ट वीडियो है मुझे अलग से बनानी है, तो इस वीडियो को मुझे उतना ही रखना है जितना कि मस्ट डू मॉड्यूल में है बच्चों। ठीक है, तो डॉबराइनर का ही जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ये सबसे पहला एफर्ट है, या जो सबसे पहला एफर्ट काउंट हुआ। एफर्ट तो बहुत हुए होंगे पर जो काउंट हुआ वो डॉबराइनर का भी काउंट हुआ। डॉबराइनर का, फिर उसके बाद न्यूलैंड का, उसके बाद मेंडलीव का। तो न्यूलैंड का जिक्र इस वाले जो मस्ट डू मॉड्यूल की वीडियोस में नहीं है जिक्र। आई डोंट नो क्यों नहीं है जिक्र, क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से जो मुझे पीडीएफ मिला मस्ट डू मॉड्यूल का, वो जो है सीबीएसई की तरफ से, उसमें नहीं था जिक्र। फिर मैं तो सिर्फ उसी जो सिलेबस है मस्ट डू मॉड्यूल का उसे ही कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसे नहीं डाला हुआ है क्योंकि वो था ही नहीं पीडीएफ में। एनीवे, आइए स्टार्ट करते हैं अपने डॉबराइनर की एफर्ट को समझना। सबसे पहले डॉबराइनर ने जो उस वक्त जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे या जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी, अराउंड 30 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी, उसमें से उन्होंने 3 ट्रायड बनाए, यानी 9 एलिमेंट को उन्होंने अपनी तरफ से क्लासिफाई करने की कोशिश की। और कैसे की उन्होंने जैसे एलिमेंट ए बी सी 3 एलिमेंट को एक इस एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से रखा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ए और सी, यानी पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के रफली इक्वल था, है ना। मतलब कि जैसे यहाँ एग्जांपल में अगर हम इसी को देख लें, ये इनके ट्राइड का एक एग्जांपल भी है। लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास आ रहा है उसका एवरेज क्या आ रहा है, ये हम लगभग 7 मान लें, और ये 39 और 7 का सम 46 का हाफ 23। तो सोडियम का हाफ, जो सोडियम का एटॉमिक मास है, इनके एवरेज के इक्वल है, नियरली इक्वल है। तो ये था डॉबराइनर के ट्राइड की विशेषता कि उन्होंने 3 जो ट्राइड बनाए थे वो 3 ट्राइड इस तरह से अलग अलग 3 ट्राइड बनाए थे कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो रफली नियरली कह सकते हैं इक्वल टू होगा बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये उनका काम की बात हुई, लेकिन उस वक्त जितने एलिमेंट मालूम थे उसका केवल वो 3 ही ट्राइड बना सके, यानी 30 एलिमेंट के अराउंड मालूम थे और वो केवल 3 ट्राइड बना सके, यानी 9 एलिमेंट को ही क्लासीफाई कर सके। तो ये एक तरह से उनकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं हम बच्चों। इसके बाद में देखो, आना तो न्यूलैंड का चाहिए था पर जिक्र नहीं है मस्ट डू मॉड्यूल में, तो वी आर ऑल्सो लिविंग दैट टॉपिक। हम आपको जब चैप्टर की फुल कॉन्सेप्ट वीडियो देंगे उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। तो अब हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जाता है मेंडलीव का जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये इस लॉ को आप याद कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड बनाई थी, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं यहाँ पे एक रफ ऐसे ही टेबल सा बनाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे मैं एक पीरियड लेता हूँ 2, पीरियड 2 का जो पहला एलिमेंट है लिथियम है, फिर इस पीरियड के बाद जब दूसरे पीरियड में आता हूँ और उसके पहले एलिमेंट पे आता हूँ तो सोडियम है, फिर इस पीरियड को लीव करने के बाद तीसरे पीरियड पे, चौथे पीरियड पे आता हूँ तो उसका एलिमेंट है पोटेशियम। तो यहाँ ये पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि हर पीरियड के बाद जो पहला एलिमेंट पहले पीरियड का है, दूसरा एलिमेंट जो पहले पीरियड का है, फिर तीसरा एलिमेंट जो पहले पीरियड का है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है दूसरे पीरियड का, फिर वो जो पहला एलिमेंट है तीसरे पीरियड का, फिर जो पहला एलिमेंट है चौथे पीरियड का, इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। यानी हर एक पीरियड के बाद जब पीरियड एंड होता है और नया पीरियड स्टार्ट होता है तो प्रॉपर्टी मैच कर रही होती है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि ये एटॉमिक मास पर बेस्ड थी इसलिए एटॉमिक मास वर्ड आया हुआ है यहाँ पर।
प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इसी का ही जस्ट एक वर्ड एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर अगर हम कर दें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर एटॉमिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो जाएगा बच्चों। ये है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जरा सा डिफरेंस है, आपको याद जरूर रखना है दोनों लॉ। पहले यहाँ पर बताया हुआ मस्ट डू मॉड्यूल में डॉबराइनर ने क्या काम किया, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये तीनों बातें हमने अभी तक समझा है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पॉइंट टू पॉइंट सब मिल जाएंगे आपको। आप जैसा भी मतलब बीच में से भी अगर रिवीजन में बाद में आप वीडियो को दोबारा देखते हैं, पहली बार आपने पूरी वीडियो देखी, दूसरी बार आप कोई एक टॉपिक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टाइम कोड्स के लिंक को टच कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लॉन्ग वीडियो में टाइम कोड्स मैंने डाल रखे हैं जिससे कि आपको पूरी वीडियो में कोई भी टॉपिक ढूंढना आसान हो जाए। तो बच्चों ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी क्लियर है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे मेंडलीव के अचीवमेंट की। मेंडलीव ने जो टेबल बनाई बच्चों, उसके 3 खास बातों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है मेंडलीव के अचीवमेंट का। मेंडलीव ने जो टेबल बनाई है बच्चों, उस टेबल में एटॉमिक मास के ऑर्डर पर बना हुआ टेबल है, एटॉमिक मास पर बेस्ड है। आपने लॉ भी पढ़ा था तो वो एटॉमिक मास था, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव की टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड है, बट मेंडलीव ने कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है उसको पहले रख दिया, उसके बाद उससे कम वाला रखा हुआ है, कहीं कहीं पर ऐसा किया हुआ है। तो उसको उन्होंने एक अचीवमेंट के रूप में देखा है। उसका उन्होंने रीज़न दिया कि जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उनको एक ही ग्रुप में रखना है। तो उसके लिए उन्होंने एटॉमिक मास में कहीं पर अगर ऐसा हुआ कि ज़्यादा वाले को पहले रखना पड़ा और कम वाले को बाद में रखना पड़ा, तो ऐसा उन्होंने किया है। और ये उनकी कमी नहीं बल्कि एक अचीवमेंट है कि उन्हें अपने टेबल पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस तरह के एडजस्टमेंट पर करने में ज़रा भी मतलब संकोच नहीं किया, उन्होंने किया इस एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट का ये 58.9 है एटॉमिक मास, जो कि पहले आता है, और निकिल का एटॉमिक मास 58.7 है, यानी थोड़ा सा उससे कम है, वो बाद में आ रहा है। तो उसका रीज़न उन्होंने दिया कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखना है, इसलिए उन्होंने ये एडजस्टमेंट किया और इसे एक अचीवमेंट के रूप में देखा। ठीक है, ये पहला हो गया। आप इसे यहाँ रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, यहाँ पर साइड में इसीलिए मैं खड़ा होता हूँ कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है बच्चों को प्रॉपरली पूरा दिखाई दे। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। मेंडलीव समटाइम्स प्लेस एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। ठीक है, एग्जाम्पल में कोबाल्ट और निकिल का दिया हुआ है। ये पहला अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट है मेंडलीव का, वहाँ पर उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे और उसके लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट मिलेंगे जिनको यहाँ पे रखा जा सकता है। बड़ी अच्छी बात तो यह है कि उसका उन्होंने एक तरह से नामकरण तक कर दिया था और उसके एटॉमिक मास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता दिया था कि ये इससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे, बाद में जो मिलेंगे इससे मैच करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ईका बोरोन का उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने ईका बोरोन का प्रेडिक्शन किया था क्योंकि बोरोन से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो बाद में सचमुच में स्कैंडियम मिला, जो ईका बोरोन जब जहाँ पे प्रेडिक्शन का ईका बोरोन का था वहाँ पे स्कैंडियम को रखा गया। और उन्होंने ईका एल्यूमिनियम का प्रेडिक्शन किया, यानी जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। तो बाद में गैलियम मिला तो उसको वहाँ रखा गया जहाँ पर ईका एल्यूमिनियम का उनका प्रेडिक्शन था। और तीसरा उन्होंने ईका सिलिकॉन के बारे में कहा कि भैया एक ईका सिलिकॉन जैसा भी कुछ मिलेगा, एक्चुअल में वो सिलिकॉन से मैचिंग प्रॉपर्टी होगी उसकी। तो बाद में जर्मेनियम मिला और उसको वहाँ पे रखा गया। तो ये प्रेडिक्शन करना फिर बाद में सचमुच में उसका मिल जाना काफ़ी इम्प्रेसिव था ये मेंडलीव का एफर्ट, इसीलिए इनकी टेबल पे पूरी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसको विश्वास था और उस टेबल को उन्होंने माना। ठीक है, तो ये दूसरा अचीवमेंट है कि उन्होंने प्रेडिक्शंस के लिए
मतलब उन्होंने जिस चीज़ का प्रिडिक्शन किया बाद में वो ऐसी चीज़ें मिली, वैसे एलिमेंट मिले और उनको वहाँ पर उन्होंने प्लेसिंग दिया, रखा गया। ठीक है, तो ई का बोरोन की जगह पर स्कैंडियम आया, ई का एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया और ई का सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम आया मेंडलीव के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इनका अचीवमेंट है वो क्या है, उनके टेबल की एक और अच्छी स्ट्रेंथ थी बच्चों। जब उन्होंने टेबल बनाई उस वक्त तक नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता था क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव गैसेस होती हैं और बहुत कम मात्रा में भी थी एटमॉस्फेयर में। तो जब बाद में नोबल गैसेस का मालूम चला तो इनके टेबल में बिना किसी अरेंजमेंट को बिगाड़े एक नया कॉलम बना के उन नोबल गैसेस को भी आराम से रख दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनके टेबल की। तो इस तरह से हमने मेंडलीव के टेबल की 3 बड़ी अचीवमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की टेबल में किस तरह की कमियां आई या किस तरह के चैलेंज भी उनके सामने आए जो वो नहीं कर पाए उसे कंप्लीट। तो आइए बात करते हैं उसके चैलेंज की। सबसे पहले यहाँ पे 3 चैलेंज हैं मेंडलीव के टेबल में कि वो हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए या उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि वहाँ पे वो क्यों रख रहे हैं। ठीक है, उसके रीज़न भी थे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ तो सोडियम पोटेशियम वाले ग्रुप से मैच कर रही थी, कुछ फ्लोरीन वाले ग्रुप से यानी हेलोजन ग्रुप से मैच कर रही थी। तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि यहाँ पर उनको क्यों प्लेस कर रहे हैं। एक दूसरा, बाद में आइसोटॉप्स मिले। आइसोटॉप्स के बारे में अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है बच्चों। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के समझ लो 3 अलग अलग फॉर्म है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर एक का मतलब 1 है, 2 है और 3 है। और इसी तरह से कार्बन के 2 आइसोटॉप आपने पढ़ रखे हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो उनका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही रहता है बट मास नंबर एक का 12 है, एक का 14 है। तो ये जो आइसोटॉप है, ये आइसोटॉप क्लोरीन का भी आइसोटॉप आपने पढ़ा है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिसका मतलब मास नंबर क्लोरीन का एक का 35 है, एक का 37 है, एटॉमिक नंबर 2 मतलब 17 ही रहता है। तो आइसोटॉप्स को इनकी टेबल में जगह नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉपर्टी तो सेम रहती है पर मास थोड़ा अलग अलग होते हैं। अब मास अलग अलग है तो क्लोरीन को 2 जगह कैसे रखें? इनकी टेबल तो मास के उस पर मास एटॉमिक मास पर बेस्ड है, तो 2 अलग अलग जगह एक ही एलिमेंट को 2 अलग अलग जगह रखेंगे तो प्रॉपर्टी मिसमैचिंग हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम था। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि एटॉमिक आइसोटॉप्स को उनके टेबल में जगह नहीं मिल पा रही थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम उनके एटॉमिक मास को पैटर्न को देखें तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं बढ़ रहे थे। मतलब ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि 2 एलिमेंट के बीच में फ्यूचर में और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, कितना गैप छोड़ा जाए, कितने और डिस्कवर हो सकते हैं। ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था क्योंकि एटॉमिक मास डेसिमल में थे। ठीक है, तो डेसिमल में तो 2 डेसिमल के बीच में ना जाने कितने नंबर आ सकते हैं, डेसिमल नंबर यानी 2 रैशनल नंबर के बीच में ना जाने कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। इसीलिए 2 एलिमेंट के बीच में फ्यूचर में और कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था इनकी टेबल में। तो ये 3 इनकी टेबल की कमियों के रूप में हम जानते हैं बच्चों। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर लीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए और पक्का कर लीजिए बच्चों। तो चलिए आते हैं अब मॉडर्न टेबल पर। मॉडर्न टेबल जब बनाई तो उसे हेनरी मोजले ने बनाई और वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड टेबल थी। उस टेबल ने इन तीनों कमियों को ठीक कर दिया क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन की जो प्रॉब्लम थी उनके टेबल में यहाँ सॉल्व हो गई क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसको फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। दूसरी प्रॉब्लम उनके टेबल की क्या थी? आइसोटॉप वाली। आइसोटॉप की प्रॉब्लम भी यहाँ सॉल्व हो गई क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड ये टेबल थी, उसको एक ही, चाहे वो कितने भी आइसोटॉप हो उसको एक ही जगह देख रखना है क्योंकि उसको एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम जो 2 एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट की खोज की जाती है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था क्योंकि एटॉमिक नंबर नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5। तो एटॉमिक नंबर, एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता क्या है बच्चों, आपको याद होगा क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। जो किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की काउंटिंग होती है वो एटॉमिक नंबर बताती है।
अब प्रोटॉन डेसिमल में तो होंगे नहीं, न्यूक्लियस में या तो 1 प्रोटॉन होगा या 2 प्रोटॉन होंगे या 3 प्रोटॉन होंगे या 4, तो डेसिमल में नंबर आना ही नहीं है, इसलिए एटॉमिक नंबर एक नेचुरल नंबर जैसा ही होगा। तो 2 नेचुरल नंबर के बीच में और कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इसका बड़े आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मान लो एक नेचुरल नंबर 7 है, एक 9 है, तो उसके बीच में एक ही नेचुरल नंबर आता है, वो 8। तो हम बता सकते हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में और अभी कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना आसान हो गया एटॉमिक नंबर पर जब ये टेबल बनी बच्चों। तो मेंडलीव की टेबल की तीनों जो कमियाँ थी वो एटॉमिक नंबर पे जब नई टेबल बनाई हेनरी मोजले ने, तो वो तीनों कमियाँ एक तरह से ठीक हो गई, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। तो आइए मॉडर्न जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें ट्रेंड्स किस तरह के हैं उसकी बात करते हैं। पहले टॉपिक है ट्रेंड से पहले यहाँ पे टॉपिक है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को देखकर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो उसकी लोकेशन उस मॉडर्न टेबल में कहाँ होगी, किस ग्रुप का और किस पीरियड में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए हैं जिसे आप पहले अच्छे से रीड कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 28, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर बेस्ड। दूसरे स्टेप में आप इसके वैलेंस सेल को देखेंगे कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पहले ग्रुप से है। अगर वैलेंस सेल में यानी सबसे आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ग्रुप का है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 13वें ग्रुप का है, यानी आपका 3 से लेके 12 तक नहीं देखना है, आपको पहला, दूसरा, फिर उसका 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वें ग्रुप को जाके देखना है। ठीक है, वो जो बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है वो हैवियर एलिमेंट के है, जो ग्रुपिंग, उसके बारे में डिस्कशन नहीं है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ जो ये 1 है वो बता रहा है कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, यहाँ 2 होता तो वो बताता है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अगर 3 होता तो वो बताता है कि वो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। 4 होता तो 14 से, 5 होता तो 15 से, 6 होगा तो 16 से, 7 होगा तो 17 से, 8 होगा तो 18th ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। अब पीरियड, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है बच्चों, मैंने यहाँ पर मस्ट डू मॉड्यूल में ग्रुप कितने हैं और पीरियड कितने हैं इसका जिक्र तो किया नहीं अभी तक। तो बच्चों मॉडर्न टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। तो उस पीरियड का कैसे पता करेंगे कि ये जो है कोई पर्टिकुलर सोडियम कौन से पीरियड में है। तो सोडियम में जब कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसमें कितने सेल आ रहे हैं, 1 2 3 सेल आ रहे हैं, या मतलब ये तीसरे पीरियड में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लोकेशन आपने पता कर ली, कहाँ पता की आपने, कि ये जो सोडियम है पहले ग्रुप के तीसरे पीरियड में बिलोंग करेगा। तो आपको यहाँ पे यही बताना था कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को देखकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन को कैसे मालूम करें। ठीक है, आइए इसका ये बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए। देखो यहाँ पे किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है तो यहाँ 1 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब है इसमें फर्स्ट जो है ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब यहाँ 282 है तो ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग करेगा, 283 है तो वो 13वें ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी 4 है तो 14, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ हम सेल काउंट कर ले कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे 1 सेल है तो ये फर्स्ट पीरियड का है, यहाँ 2 सेल है तो ये दूसरे पीरियड का है, ये 1 2 3 सेल है तो ये तीसरे पीरियड का है, और 4 सेल है तो चौथे पीरियड का है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप से और किस पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में क्या बताओगे, और डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। 2 बातें समझनी होंगी। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्रुप में जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप में 1 में नीचे की ओर, इसे डाउन द ग्रुप कहेंगे। और पीरियड, क्योंकि ग्रुप तो 18 है, अब पीरियड है आपके साथ, तो अक्रॉस द पीरियड का मतलब हुआ आप अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या ट्रेंड है उसमें। ठीक है ना, इसे कहेंगे अक्रॉस द पीरियड और इसे कहेंगे डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, यानी एक ही ग्रुप में, यानी पहले ग्रुप में अगर नीचे की ओर आए तो एटॉमिक साइज के बारे में क्या जानते हैं।
तो अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है बच्चों इंक्रीज करता है। रीजन क्या है कि सेल बढ़ते जाते हैं, है ना। एक तरह से एक घर है, उस घर में रूम बढ़ते जा रहे हैं जब नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। रीजन भी दिया हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और उसका रीजन क्या है, जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं बच्चों तो पीरियड तो उतने ही रहते हैं, ठीक है, यानी रूम उतने ही रहते हैं, सेल उतने ही रहते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो उनका होल्डिंग पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जो है डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब पहले ये ट्रेंड हो गया। दूसरा ट्रेंड है वैलेंसी के बारे में क्या कहेंगे। वैलेंसी आप जानते हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या दे सकता है, या किसी से कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो किस तरह से चेंज होता है, उसकी क्या ट्रेंड है इस मॉडर्न टेबल में। तो वैलेंसी के बारे में अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंसी रिमेन्स सेम, क्योंकि एक ग्रुप में सबके सेम वैलेंसी। अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया कि अगर वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो एक फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी 13 ग्रुप में सबके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंसी आपकी डाउन द ग्रुप सेम रहती है, ठीक है। अब अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, पहले इंक्रीज करती है बाद में डिक्रीज करती है, यानी पहले 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 के बाद फिर 3 2 1 0, इस तरह से जो उसकी वैलेंसी का जो ट्रेंड है। अगर किसी पीरियड में जाओगे आप लेफ्ट से राइट तो पहले वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फिर कार्बन पे आके 4 हो जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए, फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाती है, फिर 3 2 1 और नोबल गैसेस पे आके बिल्कुल 0 हो जाता है। वैलेंस सेल में वैलेंसी 0 रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, वैलेंसी की बात कर रहे हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही। जैसे पहले पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो मान लो ए एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर बी का 2 हो जाएगा, फिर सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। बट देखो वैलेंसी 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है। अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है उसकी वैलेंसी तो 3 हो गई ना, यानी वैलेंसी तो डिक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद ई के बाद एफ पे जाओगे, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 6 है तो वैलेंसी तो 2 हो गई। अब जी पर गए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी तो 1 हो गई। और एच पर गए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी तो 0 हो गई ना। तो ये वैलेंसी देखो पहले इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, फिर डिक्रीज करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। वैलेंसी जो है वो इस तरह से चेंज होती है। वैलेंसी के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली प्रॉपर्टी की डिस्कस करते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके मेटल की जैसे जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन मेटालिक प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के रूप में देखते हैं बच्चों इसको। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो डाउन द ग्रुप क्या फ़र्क पड़ता है, अक्रॉस द पीरियड क्या फ़र्क पड़ता है, ये जानना है। तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज करती है, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि उसमें सेल बढ़ते जाते हैं, उनकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए न्यूक्लियस उनको होल्ड नहीं कर पाता है, वो आसानी से लूज करने की टेंडेंसी रहती है उसकी, यानी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है बच्चों, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। क्योंकि देखो उसमें रीज़न ये क्या है कि अक्रॉस द पीरियड यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट में आते हैं। तो आपने अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया यहाँ पर कि जैसे पहला एलिमेंट ए है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा। बी एलिमेंट है, पीरियड में आ रहे हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, चलिए 2 भी खो देगा वो। अब सी एलिमेंट पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, चलिए वो भी खो देगा 3 इलेक्ट्रॉन। 4 पर आते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले पाएगा ना वो दे पाएगा, तो वो इलेक्ट्रो कंपाउंड बनाने की जगह, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाने की जगह कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा शेयरिंग करके। कार्बन का एग्जांपल है जो हमने 4th चैप्टर में समझा। अब किसी का अगर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेंडेंसी 5 खोने की नहीं होगी, 3 लेने की होगी।
तो अब क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर चेंज हो गया ना, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ गया। तो यही बताना चाह रहे हैं बच्चों, अक्रॉस द पीरियड है। अब किसी के अगर वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में होती है, नॉन मेटल्स में होती है। तो मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते हैं, ठीक है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक तरह से मैंने डिस्कशन आपसे कर ही लिया। अगर मैं डाउन द ग्रुप कहूँगा तो ये होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। और अगर अक्रॉस द पीरियड कहूँगा तो इंक्रीज करते हैं क्योंकि पिछले वाले से ही बिल्कुल रिलेटेड है। भाई नीचे जाते हैं सेल बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन जब पीरियड में इधर आते हैं लेफ्ट से राइट में तो न्यूक्लियर भाई सेल उतने ही रहते हैं, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम पीरियड इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, ये इतना ही था मस्ट डू मॉड्यूल में। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मस्ट डू मॉड्यूल के पीडीएफ में थे। आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की 3 कमियां वैसे मैंने आपको बता दी हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, या आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जो टाइम कोड्स दिया हुआ है उसको यूज़ करके आप दोबारा सुन सकते हैं। पहला है मेंडलीव की लिमिटेशन कि हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए। दूसरा था कि वो जो है 2 एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट की खोज होगी ये भी नहीं बता सकते थे। और तीसरी प्रॉब्लम थी आइसोटॉप्स को कि कहाँ रखें, क्योंकि उनका सबका एटॉमिक मास नंबर सबका अलग अलग था बट एटॉमिक नंबर सेम था, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती थी। तो आइसोटॉप वाली प्रॉब्लम थी, एक हाइड्रोजन की एक प्रॉब्लम थी, और 2 एटम के बीच में और कितने एटम मिलेंगे या 2 एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हाउ डिड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ दीज लिमिटेशन। तो इन लिमिटेशन का कैसे केयर किया भाई, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका भी हमने वहाँ पे जिक्र किया हुआ है, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि मॉडर्न टेबल जो बनाई गई हेनरी मोजले ने वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो उसमें हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है पहला प्लेस मिल गया, आइसोटॉप्स में सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, और एटॉमिक नंबर एक नेचुरल नंबर की तरह होते हैं जो मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है, ठीक है। तो इसलिए वो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस मॉडर्न टेबल में। एन एलिमेंट पी हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 285। बच्चों पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 285 है। इन विच ग्रुप, ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, 5 मतलब 15 ग्रुप में, बता दिया हमने आपको पीछे वीडियो में। और किस पीरियड में, तीसरे पीरियड में। तो किस पीरियड में बिलोंग करता है और किस ग्रुप में, ग्रुप इसका 5 है पी का और ग्रुप इसका 5 है। तो ये 5th ग्रुप 15th ग्रुप में बिलोंग करता है, और इसका जो पीरियड होगा 2 होगा, क्यों 2 नहीं, इसमें 1 2 3 तीसरे पीरियड में, 15th ग्रुप के तीसरे पीरियड में बिलोंग करता है बच्चों। और इसके बाद एक और अनदर एलिमेंट क्यू है, हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 25। ये भी 15th ग्रुप का ही है क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है तो ये भी ग्रुप तो इसका 15 ही होगा। कैन इट बी प्लेस इन सेम ग्रुप, हाँ। एंड पीरियड ना, पीरियड इसका दूसरा पीरियड होगा क्योंकि इसमें 2 सेल हैं तो इसका पीरियड दूसरा है और उसका पीरियड तीसरा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों को एक ही ग्रुप में तो रख सकते हैं पर पीरियड इनके अलग अलग है, दूसरा और तीसरा पीरियड। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक साइज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक साइज के बारे में क्या ट्रेंड है मैंने आपको अभी बताया। अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और अक्रॉस द पीरियड जाते हैं अगर हम तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ वाई लिखा हुआ है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस इफेक्टिव होता चला जाता है, इसलिए साइज बढ़ता है। मेन रीज़न है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। अक्रॉस द पीरियड जाते हैं जब तो उसमें सेल उतने ही रहते हैं, किसी पीरियड में सेल उतने ही रहेंगे बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है इसलिए उसके एटम का साइज छोटा होता है बच्चों। वो होल्ड करने लगता है, खींचने लगता है अपने एटम को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये जो मस्ट डू मॉड्यूल क्लास 10th चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट
कंप्लीट हो गया। हम आपसे मिलते हैं अब बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में लाइव प्रोसेस में, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक।